वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, सत्र 2023-24 के लिए साला दर्पण पे स्थानीय परीक्षाओं के अंक फीडिंग के संबंध में साला दर्पण टीम की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। हालांकि कल इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे और मार्गदर्शिका एक तरीके से जारी की गई थी कि किस तरीके से कितने अंक की परीक्षा होगी, पर कितने यानी टेस्ट कितने नंबर के होंगे, कक्षा वाइज क्या क्या स्थिति रहेगी, किस तरीके से आरकेएसएम के अंक वगैरह होंगे। वो पूरा वीडियो मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया था और जिसकी पूरी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी थी, जिसमें साला दर्पण पोर्टल पे एंट्री है वो रिजल्ट की एंट्री किस तरीके से करेंगे। अब इस संबंध में कुछ लोगों की साथियों की क्वेरी भी थी कि कुछ और भी जिज्ञासा थी, तो वो सारे प्रश्न इस मॉड्यूल में इस वीडियो में कवर किए गए कि किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो क्या करना है, इसके अलावा न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने हैं, इसके अलावा कोई बच्चा सप्लीमेंट्री वगैरह से पास होकर के लेट आया तो क्या करना पड़ेगा, पूरी डिटेल में आपको इसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सत्र 2023-24 के लिए साला दर्पण पे स्थानीय परीक्षा हेतु अंक फीडिंग के निर्देश है, जिसमें सबसे पहला काम तो साला दर्पण के विद्यालय लॉगिन में परिणाम टैब में प्रविष्टि मॉड्यूल द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अंक प्रगति पत्र निर्माण हेतु भरे जाएंगे। यानी जैसे इस तरीके से जो विद्यालय है उसमें परिणाम का टैब है, परिणाम के टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि और इसमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2023-24। मैंने कल भी बताया था कि अगर मान लो नाम वगैरह सही नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो आप रिजल्ट डाटा रीसेट डाटा पे क्लिक करके इसको सही कर लें। उसके बाद में अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलम में अंकों को भरना अनिवार्य है, यानी कोई भी कॉलम है उसको खाली नहीं छोड़ना है। और यदि पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है या विद्यार्थी ने पहले या दूसरी परीक्षा नहीं दी है या 10वीं कक्षा है, मान लो जैसे वो NIOS यानी नेशनल ओपन से, ROS यानी स्टेट ओपन से या सप्लीमेंट्री आदि का परिणाम घोषित होने के बाद यानी उसका एडमिशन लेट हुआ है, अर्धवार्षिक से पहले हुआ लेकिन प्रथम या द्वितीय वर्ग के बाद हुआ है, तो उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं किया जा सकता, तो वो कॉलम खाली रह सकता है क्योंकि उनका एडमिशन लेट हुआ है। वो न तो उपस्थित है लेकिन उनका कॉलम खाली रहेगा। अन्य जो भी कॉलम है उसमें अगर अनुपस्थित है कोई स्टूडेंट तो -1 लिखना है, और कोई स्टूडेंट अगर चिकित्सा अवकाश पे है यानी बीमार है और किसी भी कारण से टेस्ट या परीक्षा नहीं दे पाया तो -2 अंकित करना है। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के अंक भी दिए जाएंगे जो 100 अंकों के होंगे, तो जहाँ भी व्यावसायिक शिक्षा है वहाँ उनकी अलग होगा। इसके अलावा सत्र 23-24 के लिए शिक्षा विभाग के नियमों और निर्देशों के अनुसार ये अंक तालिका तैयार की जाएगी। तो हालांकि साला दर्पण पे इसके निर्देश भी मिल जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात की कक्षा 9वीं और 11वीं में छात्र उत्तीर्णता के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में से 36% लाना अनिवार्य है। मान लो जैसे अर्धवार्षिक तक टेस्ट और तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक मिलाकर के 36 या वार्षिक कुल मिलाकर के मान लो जैसे 200 नंबर का पेपर होगा 9वीं 11वीं में सामान्य पेपर, तो उसमें 72 नंबर 36 दोनों 72 के होंगे, 200 में से 72 नंबर है वो लाना जरूरी है। 72 से कम होंगे तो वो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। इसके अलावा अंतिम परिणाम उन छात्रों के लिए घोषित किया जाएगा जो कम से कम 2 परख और वार्षिक परीक्षा यानी किसी भी स्थिति में वार्षिक परीक्षा अनिवार्य है और 2 टेस्ट या 1 टेस्ट दिया हुआ है, अर्धवार्षिक दी हुई है और वार्षिक परीक्षा, कुल मिलाकर के वार्षिक परीक्षा में जो प्रविष्ट होना है वो अनिवार्य है, तभी वो उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। या तो 2 टेस्ट दिया हो और वार्षिक दी हुई अर्धवार्षिक या तीसरा टेस्ट नहीं दिया तब भी चलेगा, या 1 टेस्ट दिया है, अर्धवार्षिक दी है और वार्षिक परीक्षा दी है, यानी दूसरा और तीसरा टेस्ट भी नहीं दिया है लेकिन वार्षिक परीक्षा है वो अनिवार्य है और एक कम से कम 1 टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा है, जो भी जैसा भी है ये आप एक बार देख लें। उसके बाद में 9वीं और 11वीं के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित है उनका परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा। यानी वार्षिक परीक्षा में अगर कोई स्टूडेंट अनुपस्थित है तो उसका परिणाम नहीं घोषित भी नहीं करना या तैयार भी नहीं करना है, और वैसे भी अगर वार्षिक परीक्षा में नहीं है तो वो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। और इससे तो मान लो अगर रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे, यानी सामान्य रूप से तो अगर कोई स्टूडेंट है वार्षिक परीक्षा नहीं देता है तो वो अनुपस्थित है और वो फिर अनुत्तीर्ण घोषित माना जाएगा। लेकिन वार्षिक परीक्षा के दौरान अगर वो बीमार पड़ गया और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यानी रुग्णता प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट देता है तो उसके आधार पर उसको पुनः परीक्षा के लिए पात्र घोषित होगा। और अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, नहीं पूरक परीक्षा है वो अधिकतम 2 विषयों में पूरक दे सकते हैं, और कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 में पुनः परीक्षा पूरक का कोई प्रावधान नहीं है। ये भी विशेष ध्यान रखना है। 1 से 5 5वीं बोर्ड है और 8वीं बोर्ड है, तो 1 से 8वीं तक में जो 1 से 4 और 6 से 7 इनमें पूरक का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा पुनः कक्षा 1 से 7 और ये हो गया, उसके बाद में कक्षा 3 4 6 7
इनमें प्राप्त अंकों और आरकेएसएमबी के अंकों की ग्रेडिंग होगी। इनमें आरकेएसएमबी का भी कल मैंने बताया था किस तरीके से मार्किंग होगी। और वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि वार्षिक परीक्षा तो हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा कृपांक की बात करें, जो ग्रेस दिया जाता है वो अधिकतम 2 विषयों में कृपांक दिए जाएंगे और कम से कम 5%, एक विषय में 5% तक और 2 विषयों में 2% तक कृपांक दिए होगा। मान लो जैसे 100 नंबर का पेपर है तो अगर 2 विषय है तो 2 नंबर उसको दिए जा सकते हैं, या अगर मान लो एक विषय में है तो उसको मैक्सिमम 100 में से 5 अंक या 200 में से 10 अंक तक कृपांक है वो दिए होगा। ग्रेस से वो जैसे पास हो जाएगा। और रुग्णता की अवस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय के कृपांक देनी होंगे। और यानी अगर मान लो कोई कारण से वो पुनः परीक्षा दे रहा है बीमारी होने के कारण तो उसमें कृपांक देने होंगे और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही अन्य विषयों में कृपांक प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी उसकी पुनः परीक्षा होगी और उस परीक्षा में या उस विषय में वो उत्तीर्ण होगा तो बाकी विषय में उसको कृपांक है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में छात्र छात्रा कक्षा के परिणाम को लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन दिया जाएगा और बाद में किसी भी परीक्षा या विषय में कोई संशोधन का विकल्प नहीं है। तो कोशिश ये करें कि सारा डाटा एक बार जो भी एंट्री करने के बाद में वेरीफाई का जो काम है वो सबसे लास्ट में करें, सारा चेक करने के बाद, क्योंकि वेरीफाई के बाद में फिर संशोधन नहीं हो पाएगा। हालांकि विषय अंकों या गलत प्रविष्टि में अपेक्षित परिवर्तन के लिए स्कूल लॉगिन पर अनवेरीफाई का विकल्प उपलब्ध है। मान लो वेरीफाई भी कर लिया फिर भी अगर कोई चेंज करना है तो अनवेरीफाई करना पड़ेगा। अनवेरीफाई करने पे और अंकों में अपेक्षित परिवर्तन के बाद ड्राफ्ट देखने से पहले देखने के लिए फिर से रिजल्ट जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। यानी एक बार आपको वापस रिजल्ट जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पुराना डाटा इशू होगा और उसके बाद में प्रविष्टियों को लॉक करने के लिए वापस उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सामान्य रूप से तो आप अच्छी तरह से जांच करके ही करें ताकि आपको दोबारा अनलॉक नहीं करना पड़े या अनवेरीफाई नहीं करना पड़े। सारा करने के बाद वेरीफाई करना और वेरीफाई करने के बाद भी अगर कुछ गलती रह जाती है तो अनवेरीफाई करें। उसके बाद में डाटा जो भी ड्राफ्ट होगा वो पहले चेंज कर ले, उसके बाद में जनरेट रिजल्ट है वो दोबारा आपको रीजनरेट करना पड़ेगा तभी वो डाटा अपडेट हो पाएगा और फिर उसको वापस आपको वेरीफाई करना है यानी लॉक करना है। तो कक्षा विशेष या वर्ग के समय के परिणाम देखने के लिए स्कूलों को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी। यानी पूरी कक्षा का परिणाम देखना है तो ग्रीन शीट होगी और विभिन्न वर्गों सेक्शन में एक ही स्ट्रीम के मामले में उस स्ट्रीम की समय की वरीयता सीट प्रदान की जाएगी। यानी मेरिट लिस्ट भी कक्षा की जारी की जाएगी और कक्षा या स्ट्रीम में रैंक के लिए अलग से मॉडल उपलब्ध करा दिया जाएगा। काफी चीजें इसमें अपना हो जाएगी। उसके बाद में सभी कक्षा अध्यापक ये सुनिश्चित कर लेंगे कि साला दर्पण पर विद्यार्थी का नाम, क्योंकि जो भी मार्क लिस्ट प्रिंट होगी उसमें सारा डाटा है वो साला दर्पण से आएगा, तो उससे पहले कक्षा अध्यापक एक बार चेक कर ले कि विद्यार्थी का नाम है, माता पिता का नाम है, ऐसा नंबर है, जन्म तिथि है, वो अद्यतन ने अपडेट कर दिया है। परीक्षा परिणाम वेरीफाई करने के बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और कई बार छात्रों के नाम वगैरह की समस्या आती है तो कोशिश करें कि सारा डाटा एकदम सही हो। हालांकि जैसे 10वीं 8वीं बोर्ड में बच्चों के जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें डाटा एक बार सही हो जाता है तो उसके बाद समस्या नहीं आती है। अन्य विषयों के अंक उपलब्ध सारणी के अनुसार परख अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में परिणाम प्रविष्टि टैब द्वारा भरे जाएंगे जिनकी ग्रेड की गणना की जाएगी। यानी सामान्य विषयों के अलावा जो दूसरे जो विषय है कला शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह, इनमें है वो अंक भरे जाएंगे। उसके बाद उसकी ग्रेड है वो अपना कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसमें वही है कि कुछ इसमें वापस दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन फॉर मार्क्स फीडिंग और लोकल एग्जाम्स फॉर सेशन 2023-24 ऑन साला दर्पण। तो थ्रू स्कूल लॉगिन आपको यही काम करना है, परिणाम प्रविष्टि जो मॉड्यूल है उसमें आपको यही काम करना है। और उसके बाद में मान लो अगर कोई स्टूडेंट लेट आ रहा है तो उसको आपको ब्लैंक छोड़ना है, बाकी को अगर मान लो जैसे NIOS या स्टेट ओपन से अगर करके आ रहा है और वो टेस्ट आगे के शुरुआत में नहीं दी है तो उसको खाली छोड़ देना है, बाकी को भरना है। और अगर कैंडिडेट कोई एब्सेंट है तो -1 और अगर मेडिकल पे है तो -2 एंटर करना है। और वोकेशनल सब्जेक्ट है वो 100 अंकों के होंगे। इसके अलावा मार्क लिस्ट है वो जो भी नियम है उसके अनुसार जनरेट होगी। 36% मार्क्स 9वीं 11वीं में पास होने के लिए जरूरी है। ये सारे निर्देश वही है जो इंग्लिश में दिए हुए हैं। ग्रेस या कृपांक है वो 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम मिल सकता है और एक सब्जेक्ट में 5% अधिकतम दे सकते हैं और 2 सब्जेक्ट में अगर कृपांक देना है तो 2% है वो दे सकते हैं। इसके अलावा वही वेरीफाई अनवेरीफाई का काम है। अब इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, रिजल्ट जनरेशन फॉर क्लास 1-2 के लिए क्या होगा, 1-2 के लिए हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी स्कूल लेवल पे, जो कि प्रोवाइड जो फॉर्मेट होगा RCS जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से है। इसके अलावा कक्षा 3 से 4 है उसके लिए फिल द ग्रेड्स विद EVS और SA1 SA2 SA3 जो भी ये जिनके जो भी एग्जाम करे हुए हैं उनके आधार पर इनकी फीडिंग होगी और RKSMB के जो मार्क्स वगैरह है वो भी इसमें शामिल होंगे। कक्षा 6-7 के लिए जो
मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न होगा, यानी कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो आरकेएसएमबी के सब्जेक्ट्स है जिनका अभी जैसे आज और कल हो गया था और आज भी इसका थर्ड जो आरकेएसएमबी का आकलन है, ये जो आरकेएसएमबी थर्ड का आकलन हो रहा है 30 नंबर का, तो उसमें आरकेएसएमबी के सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। इनमें पहला टेस्ट 10 नंबर का, दूसरा 10 नंबर का, आरकेएसएमबी के फर्स्ट 15 नंबर का, सेकंड 15 नंबर का और थर्ड है वो 30 नंबर का होगा। इस तरीके से अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी जिसमें 40 रिटर्न और 10 मौखिक होंगे। इस तरह से वार्षिक परीक्षा इनकी 17 अंकों की हुई है जिसमें 55 रिटर्न और 15 ओरल है और कुल मिलाकर के 200 होंगे। जो नॉन आरकेएसएमबी सब्जेक्ट है, सामाजिक है, साइंस है और थर्ड लैंग्वेज, ये इनमें आरकेएसएमबी के नहीं होगा। दिन में प्रथम द्वितीय टेस्ट 10-10 नंबर की और अर्धवार्षिक परीक्षा 80 नंबर की और वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की होगी, जिसमें 80 + 20 यानी 80 रिटर्न के लिखित के होंगे और 20 मौखिक के होंगे। इस तरीके से ये जो वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव है, आर्ट, एजुकेशन, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इनमें 100 नंबर का सीधा एग्जाम फाइनल पेपर होगा और उसके आधार पर जो भी ग्रेडिंग वगैरह वो की जाएगी। एब्सेंट है तो -1 एंटर करना है और अगर मेडिकल पे है तो -2 एंटर करना है, बाकी सारी चीजें कॉमन रहेगी। इसके अलावा जो प्रमोशन ऑप्शन दीजिए ओनली प्रोग्रेस रिपोर्ट इवन द स्टूडेंट गेट लेस देन 36%, यहाँ सिर्फ प्रमोशन का ऑप्शन नहीं है क्योंकि छठी शांति की बात है। और ग्रेस या री एग्जाम का ऑप्शन, नो ग्रेस री एग्जाम ऑप्शन इज देयर फॉर क्लास 6 से 7 यानी छठी शांति के लिए ग्रेस का या री एग्जाम का कोई ऑप्शन नहीं है और इसमें सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी विशेष ध्यान रखें। अब 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में जैसे 3 टेस्ट है, उनमें 10-10 नंबर के 3 टेस्ट होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 नंबर की और वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की। इस तरीके से 200 अंकों के पेपर होंगे। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन है, ये इसका भी 200 अंकों का पेपर होगा जिसमें 10-10 नंबर के टेस्ट हो चुके हैं। जैसे 10 नंबर का टेस्ट पहला, दूसरा 70 नंबर का वार्षिक, 10 नंबर का थर्ड टेस्ट और 100 नंबर का वार्षिक, ये कुल मिला करके 200 में से आपको मार्किंग करनी है। इस तरीके से फाउंडेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जो आईटी वाला पेपर है उसमें भी 10 नंबर के टेस्ट और 50 और 70 कुल मिला करके 200 नंबर का पेपर होगा। एससीबीडब्ल्यू का 100 नंबर का सीधे वार्षिक का पेपर होगा और आर्ट एजुकेशन में भी 100 नंबर का वार्षिक का पेपर होगा। इसकी जो भी मार्क्स है वो आपको रिजल्ट टैब में एंटर करना है, टेस्ट के अलग, अर्धवार्षिक के अलग और जो वार्षिक जहाँ जैसे जिनमें है तो सिर्फ एक बार ही इसकी फीडिंग होगी दोनों में, एससीबीडब्ल्यू आर्ट में। बाकी में जैसे ये टेस्ट फिजिकल के है, स्वतंत्रता आंदोलन के हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये सारे नंबर है वो टेस्ट वाइज और अर्धवार्षिक वार्षिक वाइज फीड होंगे और कुल मिलाकर इस तरीके से 200 में से जो भी होगा। तो ये कुछ अब इम्पोर्टेंट बात 11वीं की बात करें तो 11वीं कक्षा में जो सामान्य विषय है जैसे हिंदी, इंग्लिश है, तो उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय टेस्ट 10 नंबर के, अर्धवार्षिक 70 नंबर की और वार्षिक 100 नंबर की, कुल मिलाकर 200 नंबर का। प्रैक्टिकल जो एग्जाम है जिन विषयों में उनमें 50 जैसे 10-10 के टेस्ट होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 50 + 20 यानी 70 की होगी, लेकिन 50 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल होंगे। तीसरा टेस्ट 10 नंबर का और वार्षिक परीक्षा में भी 70 थ्योरी के और 30 है वो प्रैक्टिकल होंगे। इस तरीके से 200 अंकों का होगा। और इनमें जैसे आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत है वो 200 अंकों का सीधा पेपर होगा, वार्षिक में ही होगा और जीवन कौशल का भी वार्षिक की एक बार एंट्री होगी 100 नंबर की। तो ये कुछ विशेष निर्देश है इसमें। और भी अगर आप डिटेल में जाएं तो ये सारे निर्देश इसमें दिए हुए हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम विल बी अलाउड फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दी जाएगी, वही वापस रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो ग्रेस है तो मैक्सिमम 5% यानी मैक्सिमम 10 नंबर का एक विषय में मिल सकता है। अगर 2 विषय में देना है तो 2% यानी 4 मार्क्स से किसी भी 2 विषयों में ग्रेस आ सकता है। और इफ मैक्सिमम मार्क्स आर 200 इन कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंगली, और यानी उसके मार्क्स इनके साथ में 200 हो जाए तब। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि कोई स्टूडेंट है 62 मार्क्स है वो फाइनल रिजल्ट में है 200 में से, तो उसको 5% यानी 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा तो 62 + 10 यानी 72 हो जाएंगे, तो वो अटेम्प्ट हो जाएगी यानी उसके 36% हो जाएंगे, यानी 72 आउट ऑफ 200 यानी 200 में से 72 हो जाएंगे, यानी वो 36% पास कर लेगा। और मान लो अगर 2 सब्जेक्ट की बात करें और उसके 68 आ रहे हैं दोनों में तो 4 नंबर का उसको ग्रेस मिलेगा 2 में, तो 68 + 4 72 हो जाएंगे। इस तरीके से वो दोनों विषय में ग्रेस प्राप्त कर लेगा। तो ये सामान्य नियम है जो। इसके अलावा जो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ग्रेस इन वोकेशनल सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप एक बार सारा ड्राफ्ट है वो देख लें, फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है और वेरीफाई करने के बाद भी अगर कुछ गड़बड़ रह जाती है तो आप उसको अनवेरीफाई कर सकते हैं। अनवेरीफाई करने के बाद में आपको जो भी डिटेल है वो अपडेट करनी है, उसके बाद में आपको जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करके दोबारा ड्राफ्ट को रिजल्ट को ये तैयार करना है, उसके बाद में वापस उसको वेरीफाई करना है लॉक करने के लिए। तो ये पूरी
डिटेल्स थी इसमें इसमें आगे और भी लगा हुआ कि जैसे साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 9 और 11 तैयार किए गए जो भी परीक्षा परिणाम और विद्यार्थियों को दी जाने वाली अंक तालिका को संस्था प्रदान या परीक्षा प्रभावी जारी करने से पूर्व ठीक तरीके से जांच और पुष्टि कर लें और पूरक या पुनः परीक्षा से पूर्व ही किसी प्रकार के संशोधन त्रुटि को अनवेरीफाई कर ठीक करना सुनिश्चित करें और नियत तिथि के पश्चात अनवेरीफाई का विकल्प है वो विद्यालय लॉगिन से हटा दिया जाएगा। यानी जो भी काम करना है आपको यथाशीघ्र कर लेना। और उसका टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा कि अगले वीडियो में कि जो नया टाइम टेबल आया है कि किस तरीके से परीक्षा का परिणाम कब घोषित करना है, नया सत्र कब शुरू होगा, पूर्व परीक्षा कब होगी, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर जरूर बने रहें। मुख्य परीक्षा अर्धवार्षिक, वार्षिक ये सभी के जो अंक है उसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि या संशोधन करना है तो आप अनवेरीफाई करने से पूर्व कर लें ताकि आपको बार बार इसको वेरीफाई अनवेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़े। और अंक तालिका में किसी प्रकार की अंकीय दोषपूर्ण गणना में अवश्य सुधार है तो साला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर से संपर्क किया जा सकता है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप साला दर्पण पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी सारा जो आपको सिर्फ फीडिंग करनी है, मार्क्स की फीडिंग के आधार पर अपने आप रिजल्ट है वो तैयार हो जाएगा और आपको इसको एक बार चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है और कोई गड़बड़ है तो उसको आप अनवेरीफाई भी कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जो निर्देश थे साला दर्पण पे स्थानीय अंकों की फीडिंग के संबंध में। अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो मई का संशोधित टाइम टेबल आया हुआ है, इस तरीके से जो टाइम टेबल है इसमें कौन सी किस टाइम में कौन सी परीक्षा होगी, क्या होगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।